का जीव है ये हीटरोट्रॉप है, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर। नाम की एल्गी है ये ऑटोट्रॉप है, ये प्रकाश संश्लेषण इसमें होगा, ये अपना खाना स्वयं बनाएगी। तो एल्गी बनाएगी फूड और इस फूड को ग्रहण करेगा कौन? कोरल। को जुक्सेन थैले को मिनरल और आपकी प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, के कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशन या सहजीवी संबंध। ठीक, इन दोनों का ये जो आपके सहजीवी संबंध है ये लॉन्ग टर्म में एक इकोसिस्टम को डेवलप कर देता है। इन दोनों का जो सहजीवी संबंध है ये लॉन्ग टर्म में आपके क्या करता है? एक इकोसिस्टम को डेवलप कर देता है। ठीक, कैसे इकोसिस्टम को डेवलप कर देता है? जैसे कि अब ये है आपके, आपने क्या देखा, ये देखो ये ओशियन है, ये ओशियन हुआ, ये सब समंदर है पूरा, ये सी लेवल, ये सब ओशियन हुआ। अब यहां क्या होगा कि हाँ आपके ये जो कोरल नाम का जीव है, मान लिया ये कोरल नाम का जीव आपके यहाँ ये धीरे धीरे संरचना बनती गई। यहां ये होगा कि कोरल और जुक्सेन थैले ये दोनों जब सिम्बायोटिक रिलेशन में आपके आएंगे, ठीक, तो यहां लॉन्ग टर्म में आपके होता क्या है कि ये जो कोरल जीव है ये जब आपके उत्सर्जन करता है एक्सक्रीशन, तो भारी मात्रा में कैल्शियम निकालता है। क्या निकालता है? कैल्शियम। इसकी हड्डियों में भी भारी मात्रा में कैल्शियम होता है। तो लंबे समय में जहां ये कोरल जीव रहता है वहां कैल्शियम के ढेर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कैल्शियम के ढेर। ये हैं बेसिकली क्या? कैल्सियस रिजेज के ढेर। अब यहाँ कैल्शियम का अब ये पहाड़ बन गया। कैसे बन गया? कोरल रीफ जो उत्सर्जन करता है उससे कैल्शियम रिलीज हुई, ये मरेंगे उससे कैल्शियम रिलीज होगी, तो बहुत बड़े बड़े आपके कैल्शियम के पहाड़ बन जाएंगे। कहां? समुद्र के अंदर। इसी को कहेंगे हम कोरल रीफ। अब ये जो कैल्शियम के पहाड़ बनेंगे इसमें कुछ छोटी मछलियां आके रहने लगेंगी, सनलाइट आएगी तो कुछ और पेड़ पौधे छोटे मोटे उग जाएंगे आपके, कई प्रकार की एल्गियां। तो इससे क्या होगा कि छोटी मछलियां आके रहीं, कुछ पेड़ पौधे लगे, तो इनके ऊपर जो आश्रित है वो दूसरे जीव आ जाएंगे। यहाँ क्या होता है? पूरी फूड चेन होती है, छोटी मछली पे बड़ी मछली आश्रित है, बड़ी मछली पे कोई और आश्रित है, तो बहुत सारे जीव जंतु इधर आपके मिलने लगेंगे। अब इस कोरल रीफ के अंदर इतने जीव जंतु आपके हो जाएंगे जितने आपके इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होते हैं। तो जिस तरह से महाद्वीपों के ऊपर जो विषुवत वर्षा वन होते हैं या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, उसी तरह से ये बायोडायवर्सिटी मिलती है इन कोरल रीफ के अंदर। इसी वजह से हम कोरल रीफ को कहते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, यानी कि ओशियंस का विषुवत वर्षा वन, या फिर आपके ओशियन का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहां आपको याद क्या रखना है कि कोरल रीफ की अगर हम आपकी बात करें तो कोरल रीफ की बायोडायवर्सिटी ज्यादा होने के कारण कोरल रीफ को हम आपके कहते हैं ओशियंस का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या ओशियंस का इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो हमने यहां देखा क्या कि कोरल रीफ आपके है क्या? ये कैल्शियम की चट्टानें हैं। रिज का मतलब समुद्र के अंदर मिलने वाली पर्वतनुमा आकृति, इतने बड़े बड़े पहाड़ इसके बन जाएंगे, कोरल नाम के जीव से मिलकर बनती है। ठीक, कोरल नाम का ये जीव है, ये समुद्र के अंदर आपके जुक्सेन थैले एल्गी के साथ सहजीवी संबंध में रहता है। सहजीवी संबंध का मतलब जब दोनों सर्वाइवल एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, जब तक ये जिंदा है तब तक ये जिंदा है, और जब तक ये जिंदा है तब तक वो जिंदा है, ये दोनों का सर्वाइवल जुड़ गया। लॉन्ग टर्म में इन दोनों के आपके रिलेशन से एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा ओशियन के अंदर, और इसी आपके चूंकि इकोसिस्टम है इसकी जो आपकी बायोडायवर्सिटी होगी वो ओशियन में सबसे ज्यादा होगी। इस वजह से आपके कोरल रीफ को हम कहते क्या है? कोरल रीफ को हम कहते हैं ओशियंस का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या आपके इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो ये आपने नोट कर लिया। कोरल रीफ के निर्माण की सबसे पहली दशा में आता है एक सबमरीन प्लेटफॉर्म, मतलब आपके एक कोई प्लेटफॉर्म हो जिसके ऊपर कोरल जीव रुक सके। जैसे कि आपके यहां आपने देखा ये कॉन्टिनेंटल, क्या है ये वाले स्थान को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक, तो यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसका काम कर रहा है? प्लेटफॉर्म का, एक स्टैंड का, जिस स्टैंड के ऊपर कोरल रुक सके, जमा हो सके। सबसे पहले तो ये चाहिए, ये प्लेटफॉर्म आपके नहीं होगा तो वैसे भी नहीं बनेंगे। ठीक है, दूसरा, इसमें जो अधिकतम गहराई आपके होती है तो आपको पता है कि ऊपर से सनलाइट आपके नीचे आ रही है, ये सनलाइट आपके अधिकतम पहुंचती है कहां तक? 30 फैदम तक। 30 फैदम का मतलब होता है 180 फुट। 180 फुट तक तो सनलाइट अच्छे से आती है, उसके बाद सनलाइट लगातार डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। तो कोरल रीफ की दूसरी दशा यह है कि इनका निर्माण जो डेप्थ में होगा वो 30 फैदम तक होता है, यानी 180 फुट तक। 180 फुट से नीचे सनलाइट नहीं जाएगी। सनलाइट नहीं जाएगी तो ये जो जुक्सेन थैले नाम की एल्गी है ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगी। तो 180 फुट से नीचे अगर ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगी तो ये एल्गी नहीं होगी। एल्गी नहीं होगी तो कोरल जीव खुद ही मर जाएगा, क्योंकि कोरल जीव को खाना कौन दे रहा है? ये एल्गी। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना अगला पॉइंट, ये जो आपके टेम्परेचर, ठीक, ये जो आपके क्या है टेम्परेचर की अगर हम आपके बात करें, ओशियन वाटर का टेम्परेचर, तो ये होना चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री। इसका मतलब 18 से कम होगा तब भी कोरल रीफ नहीं बनेगी, 25 से ज्यादा होगा तब भी कोरल रीफ नहीं बनेगी। ठीक, लवणता होनी चाहिए 30 से 32% के आसपास। ठीक है, थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो जाए तो अलग बात है, न तो बहुत ज्यादा प्योर वाटर हो, ना ही बहुत ज्यादा कैसा वाटर हो, गंदा पानी हो, तब कोरल रीफ का निर्माण आपके होता है।
कोरल रीफ का जो निर्माण है वो इक्वेटोरियल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन में आपके नहीं होगा। क्यों? इक्वेटोरियल, टेम्परेट और पोलर, इन तीनों रीजन में सैलिनिटी कम होती है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन में सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो तब भी निर्माण नहीं होता, सैलिनिटी कम हो तब भी निर्माण नहीं होता। तो इसका मतलब कोरल रीफ के निर्माण की जो बेहतर दशा है वो कहां है? ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। अब यहां नोट करके आप लिखना, नोट ऐसे, क्योंकि आपके यहां ओशियंस के ईस्ट कोस्ट या कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे कोल्ड करंट चलेगी। कोल्ड करंट टेम्परेचर को डाउन कर देगी और वहां आपके टेम्परेचर 18 से नीचे चला जाएगा, तो कोरल रीफ का निर्माण नहीं होगा। इसे नोट करो। तो कोरल रीफ के निर्माण की जो सबसे बेहतर दशाएं हैं, ठीक, क्योंकि इस कोस्ट पे आपके वार्म करंट का प्रभाव रहता है, इससे सफिशिएंट टेम्परेचर रहता है। ठीक, जबकि इसके अपोजिट कोस्ट पे आपके क्या होगा? कोल्ड करंट होगी तो टेम्परेचर गिरा देगी और कोरल रीफ का निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार इसके समझना, 3 प्रकार की कोरल रीफ होती है, फ्रिंजिंग बैरियर एंड कोरल रिंग या अटॉल। ठीक है, तो फ्रिंजिंग रीफ यानी कि तटीय प्रवाल भीति, जैसे कि इसका नाम से लग रहा है, जैसे कि हम कोस्ट के अंदर जाते हैं और बिल्कुल कोस्ट पे ही डेवलप हो गई प्रवाल भीति। उन्होंने कोस्ट को ही प्लेटफॉर्म बना लिया, अंदर घुसे और प्रवाल भीति आपके कोरल रीफ आ गई। तो जब कोरल रीफ का निर्माण कोस्ट के सारे कोस्ट के पैरेलल होता चला जाए, कोस्ट के समानांतर सामने, जैसे कहते हैं तटीय प्रवाल भीति। एग्जाम्पल गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु। ठीक, जैसे कि ये कोस्ट के सारे ही डेवलप हो गई, ये होता है फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट समझना बैरियर रीफ। अब रीफ की अगर हम आपके बात करें तो इसमें आपके होता क्या है? जैसे कि मान लो आपने ये कोरल रीफ देखी, ये कोरल रीफ देखी, किसी कारण से सी लेवल ऊपर उठ जाए, यानी कि ये जो सी लेवल है जो यहाँ है ये ऊपर उठ के कहाँ जाए? और ऊपर आ जाए। तो किसी कारण से आपके ये सी लेवल मान लो आपके क्या चला गया? ऊपर चला गया, ये चला गया आपके ऊपर, ये ऊपर उठ गया, या ये जो कॉन्टिनेंट का जो सेल्फ है ये नीचे आ जाए, तो फिर कोरल रीफ को सन प्राप्त करने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो किसी कारण से ऊपर उठ जाए या कॉन्टिनेंट नीचे की तरफ आ जाए तो कोरल रीफ सनलाइट प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। अब ये कोरल रूप एक बार ऊपर उठना शुरू की तो ये तो आपके सी लेवल से भी बाहर निकलना शुरू कर दी। ठीक, तो अब मान लो कि यहां से आपके कोई सिप है, यहां से आपके कोई क्या है? सिप। अब ये सिप अगर आपके इधर आएगा तो ये सिप के लिए किसका काम करेगी? बैरियर। ये सिप को कोस्ट पर पहुंचने से रोकेगी, मतलब ओशियन से अब कोस्ट की तरफ कोई आ नहीं पाएगा, ओशियन से कहां नहीं आ पाएगा कोई? कोस्ट की तरफ। ठीक, तो ये ओशियन से कोई कोस्ट की तरफ आएगा तो उसके बीच में एक दीवार बन गई है, इसी को कहते हैं हम बैरियर रीफ, यानी कि अवरोधक प्रवाल भीति कहते हैं बैरियर रीफ। और इसका एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे या ओशियन के वेस्ट कोस्ट पे। ध्यान रखना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ है ये, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ। और तीसरी या आपके अटॉल। तो जब किसी कोरल रीफ का निर्माण किसी आइलैंड के चारों ओर हो जाए, ठीक है, तो ये सिचुएशन आपके कहलाती है कोरल रिंग या एटॉल, जैसे कि आपके लक्षद्वीप। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लक्षद्वीप। प्रवाल विरंजन। तो जब कभी भी ओशियन के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर क्या हो जाए? पॉल्यूशन बढ़ जाए, यानी कि प्रदूषण बढ़ जाए। तो ओशियन के अंदर जब कभी भी पॉल्यूशन आपके बढ़ जाए, ठीक है, या टेम्परेचर या सैलिनिटी चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए? टेम्परेचर या सैलिनिटी चेंज हो जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो जुक्सेंथेले नाम की जो आपके एल्गी होती है, ये जुक्सेंथेले नाम की एल्गी क्या होने लगेगी? नष्ट होने लगेगी। अब अगर एल्गी ही नष्ट आपके हो गई तो इस स्थिति में जुक्सेंथेले के नष्ट होने से जो कोरल पॉलिप है, इन कोरल पॉलिप को आपके फूड नहीं मिलेगा। और अगर कोरल पॉलिप को फूड नहीं मिला तो इस वजह से आपके कोरल पॉलिप भी नष्ट होने लगेंगे। और कोरल पॉलिप के नष्ट होने की वजह से आपके क्या होगा? ये जो कोरल रीफ है ये भी डिस्ट्रॉय होने लगेगी। और कोरल रीफ जब डिस्ट्रॉय होगी तो क्या होगा? ये जो हरी भरी कोरल रीफ आपको जो दिख रही है ये कलरलेस होने लगेगी, इसका कलर उड़ने लगेगा। जब इसका कलर उड़ने लगे तो समझ लो कोरल रीफ अब आपके नष्ट होने लगी है। और कोरल रीफ के नष्ट होने की यही घटना आपके कहलाती है कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग आपके होता कैसे है? जब ओशियन में क्या हो जाए? पॉल्यूशन बढ़ जाए या टेम्परेचर और सैलिनिटी चेंज हो जाए। मतलब है अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर इन कोस्टल रीजन। जो समुद्र का तट होता है उसमें पानी का तट के ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। जो पानी ऊपर चढ़ता है आपके वो कहलाता है आपके टाइड, और जब नीचे उतरता है तो ये कहलाता है आपके एब्स। ठीक है, तो महासागरीय जल का समुद्र तट पे तटीय क्षेत्र में ऊपर चढ़ना
और नीचे उतरना। ये कंसेप्ट आपके कहलाता है टाइड एंड एब्स के नीचे उतरना। इस प्रक्रिया में जो तरंग बनती है उसे हम कहते हैं टाइडल वेव्स, यानी कि आपके ज्वारीय तरंग।